हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वहां मैंने आपको फ्लावर्स का डेवलपमेंट बताया था, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर बताया था, फ्लावर के डिफरेंट बल्ब्स के बारे में बताया था, कौन एसेंशियल बल्ब था, कौन नॉन एसेंशियल बल्ब था बेसिकली। ठीक है, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स हैं, ठीक है, दे वर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो सारी इवेंट्स होंगे, दीज इवेंट्स विल अकर इन फ्लावर, दस द फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो उस प्लांट बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो दैट इज द फ्लावर बेसिकली। ठीक है, तो प्लांट जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने से पहले, रिप्रोडक्शन का डिसीजन लेने से पहले इट डेवलप द फ्लावर। तो फ्लावर्स का जो डेवलपमेंट था, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है, कि फ्लावर के डेवलपमेंट में सबसे पहले सेम जो होगा, सेम शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जो होगा इट फॉर्म द इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरो इट फॉर्म द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा, और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो होगा इट डेवलप द फ्लावर प्राइमोडियम, डेवलप फ्लावर प्राइमोडियम, वो डेवलप करता है क्या, फ्लावर्स प्राइमोडियम। और फ्लावर जो प्राइमोडियम होगा इट डेवलप फ्लावर बड, ये डेवलप करेगा जो फर्दर क्या, फ्लावर बड बेसिकली, इसको हमने एफबी भी बोला था, एफबी। ठीक है, और फ्लावर बड जो ये डेवलप फ्लावर, ये डेवलप करता है क्या, फ्लावर्स को। तो ये फ्लावर जो था, इस फ्लावर को हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, उन एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ इस फ्लावर के मैंने दो बल्ब बताए थे, यहाँ 4 बल्ब के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें से दो तो आउटर बल्ब थे, आउटर बल्ब, और दो ये तो 2 तो आउटर बल्ब थे और 2 इनर बल्ब, इनर बल्ब। तो आउटर जो बल्ब थे इनके अंदर मैं आपको बताया था, आउटर जो बल्ब था दैट वाज कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, जबकि इनर जो बल्ब थे दे वर गायनोसियम एंड एंड्रोसियम। दिस इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक है, तो यहाँ आउटर बल्ब जो थे कैलिक्स और कोरोला जो थे ये नॉन एसेंशियल थे, नॉन एसेंशियल इस प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते थे और पॉलिनेशन में रोल प्ले करते थे, क्योंकि वहां पे कोरोला जो था वो ब्राइट कलर का प्रोटेक्टिव, ब्राइट कलर का बल्ब था जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जबकि एंड्रोसियम और गायनोसियम जो है, एंड्रोसियम और गायनोसियम दे आर द एसेंशियल बल्ब, एसेंशियल बल्ब। ठीक है, इन द सेंस जो भी रिप्रोडक्शन के इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दे विल अकर इन द एसेंशियल बल्ब, दे विल अकर इन द एंड्रोसियम और गायनोसियम बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं दैट इज द रिप्रोडक्शन इवेंट। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली फोकस करना होगा एंड्रोसियम और गायनोसियम के अंदर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम फर्स्ट जो इवेंट है दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन जो होगा उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस है और पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स है बेसिकली। तो उस फ्लावर के पास जो गैमेटोजेनेसिस है वो इन दो बल्ब के अंदर होगा। ठीक है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब यहाँ एंड्रोसियम जो है, इस एंड्रोसियम को हमने बोला है मेल बल्ब, मेल बल्ब, और गायनोसियम जो था इसको बोला था फीमेल बल्ब, फीमेल बल्ब बेसिकली। ठीक है, तो ऑल रिप्रोडक्शन इवेंट, ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स
will occur inside the flower, inside the flower, वो इस फ्लावर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट थी, चाहे तो प्री फर्टिलाइजेशन है या फिर वो पोस्ट या फिर फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन, और या फिर वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो ये सारी इवेंट होगी वो इस फ्लावर के अंदर होगी बेसिकली। तो प्लांट जो होंगे दे डिसाइड whenever they decide for the sexual reproduction, then they develop the flower before decision of sexual reproduction, sexual reproduction plants develop, plants, और plants में भी कौन, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स develops flower, develops flower, वो डेवलप करते हैं क्या, फ्लावर्स का। और फ्लावर का डेवलपमेंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया होगा। ठीक है, तो 1 by 1 लेट्स सी द इवेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट है वो 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और these all events will occur inside the essential work of the plant. Essential work के अंदर गाइनोसियम था और एंडोसियम था। All reproductive events will occur. फ्लावर्स के अंदर भी अगर पूछ लेता है will occur in एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अच्छा, एंड्रोसियम को हमने यहाँ पे मेल वर्ग भी बोला था, एंड्रोसियम और मेल वर्ग, एंड गाइनोसियम दैट इज द फीमेल वर्ग, गाइनोसियम दैट इज फीमेल वर्ग, फीमेल। ठीक है, तो ये दोनों वर्ग जो थे एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो दोनों वर्ग हैं दे आर द एसेंशियल वर्ग, जिनके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स कंटिन्यू होगा बेसिकली। ठीक है, तो हम 1 by 1 यहाँ इन इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है इट इंक्लूड्स, इसके अंदर जो इंक्लूड्स होगा कौन कौन सी फेजेस है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, उन गैमेट्स का ट्रांसफर। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ गैमेट जो होगा उस फिनोमिना को हम पॉलिनेशन बोलेंगे, पॉलिनेशन। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हैं वो भी एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में ही होगा बेसिकली। अब वो ये हो सकता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हो या ट्रांसफर हो, या फिर सेम फ्लावर के ऊपर वो ट्रांसफर हो बेसिकली। तो इन इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स हैं हमें 1 by 1 डिस्कस करना है, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बेसिकली। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस का अगर बात करें, गैमेटोजेनेसिस अगर बात किया जाए तो एंजियोस्पर्म्स के पास 2 फिनोमेना है, मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस का जो फिनोमेना होगा उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि एंड्रोसियम या फिर एंड्रोसियम का जो एक यूनिट है दैट इज स्टेमन उसके अंदर अकर होगा, जबकि दूसरा जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, इट विल अकर इन पिस्टिल ऑफ गाइनोसियम वर्ग। गाइनोसियम जो वर्ल है फ्लावर का इनरमोस्ट जो वर्ल है
उसके एक यूनिट के अंदर, जिसको हमने पिस्टिल बोला और कार्पल बोला, उसके अंदर होगा। तो गैमेटोजेनेसिस दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर स्टेमन ऑफ एंड्रोसियम वर्म। तो एंड्रोसियम वर्म जो है वो मेल वर्म है, मेल वर्म है बेसिकली। तो स्टेमन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, ठीक है। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस जो होगा अगर इन पिस्टिल और कार्पल ऑफ गायनोसियम वर्म, तो गायनोसियम जो वर्ल है दैट इज द फीमेल वर्ल, तो पिस्टिल और कार्पल जो है दे आर द यूनिट ऑफ गायनोसियम। ठीक है, एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, यूनिट ऑफ गायनोसियम। ठीक है, तो वन बाय वन हमें इनको डिस्कस करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को जो कि स्टेमन के अंदर और एंडोसियम वर्म के अंदर होगा, और मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि गायनोसियम के पिस्टिल के अंदर होगा। बेसिकली गायनोसियम तो एक वर्ल है, ठीक है, एक वर्ल इनरमोस्ट वर्ल है, उसका एक सिंगल यूनिट जो दैट इज द पिस्टिल और कार्पल बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट मेल वर्ल वन बाय वन डिस्कस कर लें। पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट का डेवलपमेंट जो होगा, मेल गैमेट डेवलपमेंट will occur in मेल वर्म। ठीक है, तो यह मेल वर्म जो है उस फ्लावर का, मैं उसको वन बाय वन यहाँ पे अच्छे से आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर का सबसे इनरमोस्ट वर्म होगा, उसको तो हम गायनोसियम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो वर्म है दैट इज एंड्रोसियम। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला। ठीक है, कैलिक्स आउटर मोस्ट वाला है, कोरोला सेकेंड वाला है बेसिकली। तो इनकी जो यूनिट था, कैलिक्स का जो यूनिट था दैट इज सेपल, और कोरोला का जो यूनिट था दैट वाज पेटल बेसिकली। थर्ड जो था दैट इज एंड्रोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम का जो यूनिट था दैट इज स्टेमन। सबसे इनरमोस्ट जो वाला था दैट इज गायनोसियम, और गायनोसियम का जो यूनिट था दैट इज पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल और कार्पल। तो हमें यहाँ मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करना है। तो कैलिक्स और कोरोला के बारे में यहाँ नहीं देखेगा, हमें डिस्कस करना है क्या, एंड्रोसियम और गायनोसियम को। तो मेल गैमेटोजेनेसिस अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें लेना देना है यहाँ पे कैसे, एंड्रोसियम से बेसिकली। तो एंड्रोसियम जो है वो तो एक मेल वर्ल है बेसिकली, जबकि इसका जो यूनिट है द यूनिट इज स्टेमन।
मैं एक यूनिट को यहां से ले रहा हूं, दिस इज स्टेमन। तो स्टेमन जो होगा, स्टेमन है क्या, इट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम वर्ग। जो एंड्रोसियम वर्ग है उसका यूनिट है कौन, स्टेमन बेसिकली। तो ये स्टेमन है क्या, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें स्टेमन का, तो दो रीजन्स का बना हुआ है। जो स्वेलन टर्मिनल पार्ट जो है, दिस इज द एंथर, एंथर बेसिकली, एंथर। और दूसरा दिस इज द स्टार्ट, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका, स्टार्ट किया है सिलेंड्रिकल पार्ट। प्रॉक्सिमल जो रीजन है, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल रीजन से अटैच रहता है बेसिकली थैलेमस के साथ, या फिर अटैच होगा वो कोरोला रीजन के पास बेसिकली, या तो वो अटैच होगा किससे, थैलेमस से, और या अटैच होगा वो कोरोला रीजन से बेसिकली। सिलेंड्रिकल स्टार्ट अटैच विद, स्टार्ट अटैच्ड विद थैलेमस, थैलेमस और कोरोना वर्ग उसके साथ एसोसिएटेड होगा बेसिकली। जबकि एंथर जो है, एंथर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। एंथर जो है, जो सोयल रीजन है, ठीक है, वो बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, ठीक है, और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर से बेसिकली। तो एंथर है क्या, इट इज बाइलोब्ड, इन द सेंस दो लोब होंगे, ठीक है, और दो लोब्स के अंदर वहां 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल, कॉमा टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंथर जो है, जो क्या है, बाइलोब्ड है, टेट्रागोनल है और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। अब यहां बाइलोब्ड और टेट्रागोनल और टेट्रास्पोरेंजिएट, इनका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो बाइलोब्ड का मीनिंग है यहाँ पे दो लोब्स प्रेजेंट होंगे सेपरेटेड बाय द डीप रूट, 2 लोब्स हैं, जिसमें यहाँ पे इसको तो उसमें बाइलोब्ड का तो मतलब क्या है, 2 लोब है, एक तो ये लोब है, ऐसे अगर इसका एक सेक्शन काट के देखो तो मुझे एंजल 1 लोब और 2 लोब। तो बाइलोब्ड हो गया। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब 1 2 3 और 4, टेट्रागोनल। टेट्रास्पोरेंजिएट का मीनिंग क्या है, 1 स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजियम, 3 स्पोरेंजियम और 4 स्पोरेंजियम बेसिकली। जो पॉलन सेक है, ठीक है, जिनके अंदर पॉलन का डेवलपमेंट होता है, उन सेक को बोल रहे हैं हम क्या, स्पोरेंजियम बेसिकली। तो यहाँ 4 स्पोरेंजियम होंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हमने बोला है क्या कि एंथर जो है वो क्या है, बाइलोब्ड, टेट्रागोनल और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बेसिकली। इट मींस बाइलोब्ड का मींस क्या है, हैविंग 2 lobes separated by
डीप ग्रुप से, वो डीप ग्रुप से एसोसिएटेड। टेट्रास्पोरेंजियम का मीनिंग क्या था यहाँ पे? दैट इज हैविंग 4 स्पोरेंजियम, 4 स्पोरेंजियम बेसिकली। एक और चीज कि बायलोब जो होंगे वो अटैच होंगे कनेक्टिव की हेल्प से, ठीक है। और कनेक्टिव क्या है? एक वास्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यूज है, ठीक है, जो कि जिसके थ्रू ये बायलोब एसोसिएटेड होंगे बेसिकली। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बायलोब are attached with connectives, वो कनेक्टिव के साथ एसोसिएट होंगे। अब कनेक्टिव क्या है? दे आर वास्कुलराइड या वास्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू, ठीक है, स्टेराइल टिश्यू और कनेक्टिव्स जो होंगे बेसिकली, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसका हम क्या है पूरा एक टीएस देखेंगे, ट्रांसेप्ट सेक्शंस अगर देखें सेंटर का, तो यहाँ ही कनेक्टिव्स मिलेगा, कनेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या टीएस ऑफ एंथर। इस एंथर का अगर टीएस देखें, TS in the sense transverse section of anther, तो एंथर का ट्रांसवर्स जो सेक्शन है वो हमें बताता है कि एंथर जो होगा इट इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। वो क्या है? 4 वॉल्स का बना हुआ बेसिकली, ठीक है। आउटर मोस्ट जो वॉल होगा या लेयर होगा उसके बाद वाला जो लेयर होगा दैट इज एंडोथेलियल, चार सेक लाइक स्ट्रक्चर से दे आर द स्पोरेंजियम बेसिकली, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। This layer is middle layer, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर दैट इज द टैपिडम। दिस इज टैपिडम बेसिकली, इसको हम बोल रहे हैं टैपिडम, ठीक। तो टैपिडम जो है ये सराउंड करके रखता है स्पोरोजीनस टिश्यू को, और स्पोरोजीनस टिश्यूज ही वो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं बेसिकली। दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। हर एक सेल स्पोरोजीनस टिश्यू का एवरी सेल इज कंसीडर्ड एज द एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इसके मिड में दैट इज द कनेक्टिव, ठीक है। देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है।
एक माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर मैं फर्दर डिस्कस करूँ तो यहाँ से इसका एक सेक्शन अगर और काट के देखा जाए तो दिस इज दिस। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, उसको तो बोलते हैं हम एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर दिस इज एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो भी सिंगल लेयर होगा, दैट इज द एंडोथीसियम। This is endothelium layer, endothelium या endothelial layer दोनों से बोल सकते हैं। अब मिडिल लेयर जो होगा वो 3 to 4 लेयर स्ट्रक्चर है। दिस इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की जो सेल्स होंगी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे बेसिकली, न्यूट्रिटिव नेचर की होंगी, जो कि पॉलन जो ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेंगे। मैच्योर स्टेज पे ये क्या हो जाएंगे, क्रस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस लेयर इज मिडल लेयर। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होगा दैट इज द टैपिटम, जो कि क्या है, कवरिंग करने का काम करेगी, जो कि सराउंड करेगी स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होगी, ठीक है, और टोटली न्यूट्रिटिव नेचर की होगी, इन द सेंस न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेगी स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए बेसिकली। दिस इज टैपिटम। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 4 लेयर का बना हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियल या एंडोथेलियम लेयर, मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर। इसके बाद इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे दे आर द स्पोरोजिनस टिश्यूज और स्पोरोजिनस सेल्स। दे आर स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल्स, और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू और सेल्स जो होगा इट एक्ट एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जीनस टिश्यू। ठीक है, ये मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम इसको बोलते हैं, होमोजीनस नेचर का होगा, होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली। कौन, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक मास है। ठीक है, और हर एक स्पोरोजिनस सेल जो होगा टिश्यू का, हर एक स्पोरोजिनस सेल इज एक्ट एज ए एमएमसी, और इस एमएमसी से ही फर्दर फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर्स का बेसिकली। ठीक है, ईच सेल ऑफ this tissue act as MMC, MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेसिकली। ठीक है, तो ये एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर था बेसिकली।
वन स्पोरेंजियम। तो एक एंथर के पास यहाँ क्या है, बेसिकली 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगी, 1 स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजियम, 3 स्पोरेंजियम और 4 स्पोरेंजियम। इसका अगर मैं फर्दर ऐसे बना देता हूँ तो ये बिकम एंथर। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, एंथर। दिस इज द कनेक्टिव जो यहाँ पे दिखा के रखा है इसने इंटरनल साइड से बेसिकली। ठीक है, तो फर्दर अगर हम स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ईच स्पोरेंजियम जो भी ना वो फॉर्म करेगी पॉलन सैक को। ईच स्पोरेंजियम विल फॉर्म द पॉलन सैक व्हिच इज फिल्ड बाय द पॉलन ग्रेन्स। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, पॉलन ग्रेन्स बेसिकली। यहाँ पे लिख देता हूँ ईच स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया का स्पोरेंजिया, ईच स्पोरेंजिया having pollen sac which filled with pollen grains बेसिकली, जो कि क्या है, pollen grain से भरे हुए होंगे। तो हर एक स्पोरेंजिया के जो 4 वॉल्स हैं उनकी मैं वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ कि किसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट इज एपिडर्मिस। ये जो लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा फंक्शन प्रोटेक्टिव इन नेचर, बेसिकली वो नेचर वाइज कैसी प्रोटेक्टिव होगा। उसके बाद वाला जो लेयर है दैट इज द एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं और इसको हम एंडोथीसियम लेयर भी बोल सकते हैं बेसिकली। एंडोथेलियम और एंडोथीसियम, ठीक है। लेयर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज लेयर प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि एपिडर्मिस जो है ना वो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एंडोथीसियम जो है ये भी एक सिंगल लेयर है, इट इज लेयर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, सिंगल लेयर which having arrangement of radial cells, yeah, which having cells arrangement, right, in radial manner, ठीक है। This layer contain the alpha cellulosic fiber and callus. This layer, the cells of this layer contain alpha cellulose and callus, ठीक है। सो
दिस लेयर प्लेज द रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के बस्टिंग में रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस लेयर plays the role. So this layer plays the role in busting or dehiscence of एंथर। एंथर की जो बस्टिंग होगी और डेहिसेंस होगा उसमें रोल प्ले करेगी, डेहिसेंस ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरेशन। जब उसका मैच्योरेशन हो जाएगा, एंथर का जब मैच्योरेशन हो जाएगा तब जाके उस एंथर को बस्ट करवाने का रोल प्ले करेगी। मैच्योरेशन इन द सेंस जब उसके अंदर फुल्ली पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, तब उन स्पोरेंजियम्स को बस्ट करवाने का जो रोल प्ले करेगी, दिस इज द एंडोथीसियम लेयर या फिर एंडोथीलियल लेयर बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये सिंगल लेयर है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सेल्स लेयर्स का बना हुआ है, वो सिंगल लेयर है बेसिकली, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा, रेडियली अरेंज्ड है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा है कि इसके अंदर सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, सेलुलोजिक फाइबर एंड कैलोस प्रेजेंट होगा। सो दिस लेयर प्लेज द रोल इन द बस्टिंग एंड डेहिसेंस ऑफ एंथरस मैच्योरिटी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर वॉल प्लेज द रोल इन डेहिसेंस, ठीक है, और बस्टिंग बेसिकली। द आंसर विल बी द एंडोथीसियम लेयर बेसिकली। थर्ड लेयर दैट इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ध्यान रखना इसको एंडोथीसियम भी बोलते हैं, एंडोथीसियम। नेक्स्ट मिडिल लेयर। तो मिडिल जो लेयर होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो 3 to 4 लेयर स्ट्रक्चर है, मिडिल जो पार्ट है उसका, ठीक है। और ये जो लेयर होगी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का रोल प्ले करेगी, ठीक है। इस लेयर की जो सेल्स होंगी उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये सेल जो होंगी ना, दे गेट रप्चर्ड एट द मैच्योरिटी। जब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस टाइम क्या होगा, ये मिडिल लेयर जो होगा, इसकी जो सेल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाएंगी, और सेल्स के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट जो भरा हुआ है, वो रिलीज हो जाएगा वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो इट इज मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मिडिल लेयर it is 3 to 4 layered region, 3 to 4 layer region. It contains cells filled with thin wall and filled with starch granule। उनके पास क्या होगा, स्टार्च ग्रेन्यूल बेसिकली। The cells of this layer get crushed, the cells of this layer get crushed or ruptured to release starch and other nutritive material other nutritive material These cells of this layer will be ruptured starch and other nutritive material on developing or growing
माइक्रोस्पोर मदर सेल, ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली उनका। ठीक है, तो ये इस मिडिल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मिडिल लेयर की कई बार कैरेक्टरिस्टिक पूछ देता है क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो 3 से 4 लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सेल्स होंगी वो सेल्स होंगी थिन वॉल सेल होंगी। दूसरा, उन सेल्स के अंदर भरा हुआ कौन, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो ये सेल्स जो होंगी, सेल्स ऑफ दिस लेयर get crushed or ruptured and releases the starch and other nutritive material on the developing or growing microspore mother cells basically। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस लेयर का जो फंक्शन है, एंडोथीसियम जो लेयर है उसका फंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करना है। इट सप्लाई द फंक्शन जो है, सप्लाई द न्यूट्रिटिव मटीरियल फंक्शन, सप्लाई ऑफ nutritive material to developing MMC। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, yes or no? Next layer is the tapetum। tapetum इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है बेसिकली। इसके ऊपर इसके ऊपर मिडिल लेयर था, मिडिल लेयर के ऊपर एंडोथीसियम था, और सबसे आउटर मोस्ट जो था जो एपिडर्मिस था बेसिकली। तो टेपिटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर है बेसिकली, सिंगल लेयर। ठीक, सेल्स ऑफ दिस लेयर, सेल्स ऑफ दिस लेयर having dense cytoplasm, having dense cytoplasm basically, cytoplasm, and multinucleated, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे बेसिकली। मल्टीन्यूक्लिएटेड कैसे हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, रिजल्टेंट वहाँ एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेयर न्यूक्लियस डिवीजन, अकर विदाउट वॉल फॉर्मेशन और सेलुलर डिवीजन, रिजल्टेंट क्या होता है, एक ही सेल के पास क्या होगा, वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस या मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ माइटोटिकली। ठीक है, माइटोटिकल डिवीजन होगा तो यहाँ 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है, फर्दर ये 2 न्यूक्लियस जो है फिर फर्दर माइटोटिकली डिवाइड किया है, फर्दर माइटोटिकली डिवाइड किया तो ये फर्दर 2 न्यूक्लियस बना दी। तो ऐसे करके एक ही सेल के पास, ये सिंगल सेल है, या एक ही सेल के पास क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वो क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल की, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि एंथर के कौन सी लेयर की जो सेल्स हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, एपिथेलियम या एंडोथीसियम या मिडिल लेयर या टैपिटम, देन आंसर विल बी द टैपिटम बेसिकली। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी, दिस लेयर surrounds the sporogenous tissue, layer surrounds the sporogenous tissue,
जीनस टिश्यू, और इसको होमोजीनस टिश्यू भी बोलते हैं, होमोजीनस। जिसकी होमोजीनस का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी सेल सिमिलर शेप एंड साइज की होगी, होमोजीनस टिश्यू। और होमोजेनस टिश्यू जो है या फिर स्पोरोजीनस जो टिश्यू है, ठीक है, वो मास है मस्टोमेटिक्स है टिश्यू का, ठीक है, और मास ऑफ मस्टोमेटिक टिश्यू, मेस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इन टिश्यूज को सराउंड करने का काम कर रहा कौन, टैपिटम बेसिकली। यहाँ जो स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल्स है, एवरी सेल will give rise the MMC, microspore mother cell basically. The cells of sporogenous tissue, the cells of sporogenous tissue will form MMC in the sense microspore mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। हर एक सेल जो होगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगी बेसिकली। इस कैपिटम लेयर का जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन है सप्लाई करना। स्पोरोजीनस टिश्यूज जो होंगी, उन स्पोरोजीनस टिश्यूज के लिए फूड मटेरियल का सप्लाई करना, बेसिकली उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि इन सेल्स के पास एंजाइम्स फिल्ड होंगे, इन सेल्स के पास अमीनो एसिड्स फिल्ड होंगे, इन सेल्स के पास डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। तो वो अमीनो एसिड्स, स्टार्च, हार्मोन्स, ठीक है, तो वो सप्लाई करते हैं या वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन स्पोरोजीनस टिश्यू को बेसिकली, ठीक है। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो होगा वो फर्दर डिफरेंशिएट होके विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो फंक्शन अगर इसका देखें, फंक्शन ऑफ कैपिटम, this layer supply the nutritive material like enzymes, hormones, starch, amino acids, etc. ठीक है। This layer supply the nutritive material like enzymes, hormones, starch, amino acids, etc. to the sporogenous tissue, ठीक है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होगा उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को यूटिलाइज करके ये डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा फर्दर एमएमसी, ये बनाएगा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेसिकली। तो उन सेल्स को न्यूट्रिशन और सप्लाई देने का फंक्शन परफॉर्म करता है कौन, टैपिटम। ध्यान रखना, टैपिटम की जो लेयर की जो सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है और उनके पास स्टोर मटेरियल भरा हुआ है, फूड मटेरियल जो है, ठीक है। तो इन सेल्स का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो वो सेल्स, स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल्स है वो न्यूट्रिशन लेके नहीं फर्दर डिफरेंशिएटेड हो जाएगा किसमें, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। तो वहां बताना कि स्पोरेंजियम जो होगा वो 4 लेयर्स का बना हुआ है, या एंथर जो होगा वो 4 लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरा लेयर जो है एंडोथीसियम लेयर, तीसरा लेयर जो है मिडिल लेयर, और चौथा लेयर जो दैट इज द टैपिटम। तो यहाँ पे एपिडर्मिस का जो फंक्शन था वो प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग है, जबकि एंडोथीसियम का जो फंक्शन था वो बस्टिंग ऑफ एंथर था, बस्टिंग ऑफ एंथर,
मिडिल लेयर और टेपिटम जो लेयर था, इनका जो फंक्शन था दैट इज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा यही पार्टिसिपेट करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर, इन द सेंस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, और माइक्रोस्पोर जो है दैट इज द पोलन ग्रेन। तो स्पोरोजिनस टिश्यू प्लेज रोल इन स्पोरोजेनेसिस, वो स्पोरोजेनेसिस के अंदर रोल प्ले करेगा। और स्पोरोजेनेसिस का मीनिंग जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लेज द रोल इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग जो है, तो मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बेसिकली, दैट इज पोलन ग्रेन from MMC, or MMC in the sense microspore mother cell, microspore mother cell। ठीक है, तो इस टाइप से पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होगा क्या होगा, इस पोलन साइट के अंदर होगा। और पोलन साइट जो होगा वो एक माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है। एक स्पोरेंजिया, ये दूसरा स्पोरेंजिया, ये तीसरा स्पोरेंजिया और ये चार स्पोरेंजिया। ईच स्पोरेंजिया कंटेन द पोलन सैक, हर एक स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है पोलन सैक, और उन पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स बेसिकली। ठीक है, तो जब उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, देन द एंडोथीसियम लेयर causes the bursting of anther and release of pollen grains। तो ये रिलीज जो pollen grains है वो फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो दैट इज द पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमें वो मैटेरियल डिस्कस करना है कि इन पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पोलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दैट इज फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है वो पोलन सैक के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है बेसिकली। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्यों हो रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे, कि माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक कंटेन द स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल will act as the MMC। तो MMC further undergoes the meiosis division to develop the microspore that is the pollen grains basically। next microsporogenesis microsporogenesis जो है that is the formation of माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द MMC। इसका डेफिनेशन अगर मैं देखूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम MMC। और MMC का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब पूरे स्टेप्स को मैं यहाँ पे वन बाय वन बता रहा हूँ। होता था कि ये एंथर है, एंथर ये फिलामेंट या स्टार्च जो था। ठीक है, तो इस एंथर का भी मैंने सेक्शन काट के अभी थोड़ी देर पहले आपको TS बताया था, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था, तो दिस वाज द माइक्रोस्पोरेंजियम
रेंजियम। ठीक है, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। वो बताया था कि जो 4 लेयर्स का बना हुआ है, 4 लेयर। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन द स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस जो टिश्यू था वो एक होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू विल एक्ट एज द एमएमसी। तो हर एक सेल जो है, ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर था दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर था दैट इज एंडोथीसियम। उसके बाद वाला जो लेयर था एंडोथीसियम के नीचे जो लेयर था दैट इज मिडल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट जो था दैट इज टैपेटम। ठीक है, तो उस एंथर की जो वॉल है वो, या फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो था वो 4 लेयर्स का बना हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरा हुआ था क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो मैं एक स्पोरोजीनस टिश्यू का या एक सेल को यूटिलाइज कर रहा हूं यहां से, स्पोरोजीनस टिश्यू का। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज एक्ट एज द एमएमसी। इसको हमने बोला यहाँ पे एमएमसी। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही फर्दर फॉर्मेशन होने जा रहा पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, एमएमसी क्या है, डिप्लॉयड सेल है। स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल है, सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इसके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो एमएमसी जो है वो कैसा सेल हो गया, डिप्लॉयड सेल। माइक्रोस्कोप मदर सेल कैसा हो गया, डिप्लॉयड सेल बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक और चीज की, पूरा एंथर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट की पूरी बॉडी जो है उसकी हर एक सेल जो है वो डिप्लॉयड सेल है, एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का जो सेल्स होगा वो हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलेगा बेसिकली, या उनके गैमेट जो होंगे मुझे हैप्लॉइड्स मिलेगा। इसके अलावा पूरा, चाहे वो एपिथेलियम का बात करें, चाहे वो एंडोथीसियम का बात करें, चाहे वो टेपिटम सेल्स का बात करें, ठीक है, या स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स का बात करें, ठीक है, तो उनका प्लॉइडी जो होगा दैट इज द डिप्लॉइड। ठीक है, तो एमएमसी जो है वो भी कैसा, एक डिप्लॉइड सेल है। तो डिप्लॉइड सेल्स है, तो दिस एमएमसी विल टेक द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। इसके अंदर हो रहा है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इन द सेंस, अगर इसके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ मियोसिस डिवीजन के पास जो सेल बनेगा उसके पास हैप्लॉइड सेल्स होंगी या हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। तो दिस इज, ठीक है, तो यहाँ रिडक्शनल डिवीजन लेने के बाद 2 सेल बना है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड। दिस इज माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायड। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर डायड के अंदर फर्दर मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा। और मियोसिस सेकंड डिवीजन जो है वो हमें पता है कि एक इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस सेकंड जो कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है। और इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, लाइक द माइटोसिस डिवीजन है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यहाँ न्यूक्लियस जो बनी मियोसिस डिवीजन के बाद दे आर द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फर्दर मियोसिस माइक्रोस्पोर डायड के अंदर मियोसिस सेकंड हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने बनाया क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज माइक्रो स्पोर टेट्राड कंडीशन, टेट्राड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ 4 सेल है और चारों सेल जो होंगे वो क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड।
तो यहाँ हर एक सेल जो है वो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला है माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और एक चौथा सेल, फोर्थ सेल। और ध्यान रखना यहाँ पे ये सेल जो है वो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन से जुड़ा हुआ है, अभी ये कंप्लीटली डिटैच नहीं है। धीरे धीरे जैसे इनका मैच्योरेशन होता जाता है तो इनके अंदर कैलोज जो होगा वो डिपॉजिट होता जाता है, जिसकी वजह से क्या है, साइटोप्लाज्मिक जंक्शन जो होंगे वो क्लोज हो जाते हैं। और जैसे ही क्लास साइटोप्लाज्मिक जंक्शन क्लोज होगा तो ये हर एक सेल जो है वो सेपरेटेड आउट हो जाता है। तो ये सेल एक सेपरेटेड आउट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये हेल्प हो गया। तो एवरी सेल विल डेवलप ए pollen grains in the sense one MMC will give rise to the 4 pollen grains basically. After यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोस्पोर, here each cell is associated with cytoplasmic junction, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा भी बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ा हुआ है। जब इनका मैच्योरेशन होगा तो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने के बाद सेल जो होंगे वो सेपरेटेड हो जाएंगे। द ब्लॉकेज ऑफ cytoplasmic junction causes separation of all 4 cells, causes separation of all 4 cells of microspore tetrad, ठीक है। एंड ईच सेल विल गिव राइज a pollen grain, वो हर एक सेल जो होगा एक pollen grain बनाएगी और माइक्रोस्पोर ठीक है। जब मैं यहाँ से एक सेल ले रहा हूँ, जब उनका ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होने के बाद चारों सेल जो भी सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो एक सेल का मैं यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो इस सेल के पास ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। पर द टैपिटम की जो लेयर है वो टैपिटम लेयर क्या है, इसके ऊपर, इन सेल्स के ऊपर ओबिश बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और वो ओबिश बॉडीज होंगी, ओबिश बॉडी जो होंगी वो क्या है, इसके ऊपर एग्जाइम का फॉर्मेशन करता है और इंडाइम का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो कि इर्रेगुलर मैनर के अंदर स्पाइनस फॉर्म में डिपोजिशन होता है बेसिकली। तो इस लेयर को तो बोलते हैं हम क्या, एग्जाइम, और थिन डेलिकेट जो लेयर है इसको बोलते हैं हम एंटाइम, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस के पास, एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के पास, दिस इज द माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, ठीक है। इसके पास एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक। तो पोलन ग्रेन जो होंगे वो 2 सेल स्टेज में भी रिलीज हो सकते हैं एंथर से, और वो 3 सेल स्टेज में भी रिलीज हो सकते हैं पोलन ग्रेन। तो 80% जो केसेज हैं वो 2 सेल स्टेज में डाइसेंस होते हैं, या 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन जो एंथर से बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे सिंगल सेल स्टेज है, एक ही सेल, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन लेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस विल टेक फर्दर माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियस विल टेक माइटोटिक डिवीजन,
ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, तो वहां दो टाइप के न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बनते हैं बेसिकली। दिस इज द माइटोटिक इन न्यूक्लियस। माइटोटिक डिवीजन लेके ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये सेपरेट हो जाएंगे साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म्स टू सेल्स स्टेज। एक सेल तो बड़ा होता है जगह पे और एक सेल छोटा होगा। एक न्यूक्लियस तो ये, इस न्यूक्लियस के ऊपर बॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और डेवलप करेगा जनरेटिव सेल। जबकि एक न्यूक्लियस जो होगा ये होगा, यहाँ एक ये जो न्यूक्लियस है, एक तो बड़ा सेल बन रहा है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे और एक छोटा सेल बन रहा है जिसको हम जनरेटिव सेल्स बोलेंगे। This is two cell stage. Two cell stage of pollen grain, of pollen grain. ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सेल जो है, ये बड़ा सेल जो है उसको तो बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। दिस इज वेजिटेटिव सेल। और छोटा जो सेल है, स्मॉल जो सेल है, दैट इज द जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो होगा वो तो पोलन ट्यूब डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, जबकि जनरेटिव सेल जो होगा वो मेल गैमेट डेवलप करने में रोल प्ले करेगा। वेजिटेटिव सेल प्लेज रोल इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जबकि जनरेटिव सेल जो होगा प्लेज रोल इन मेल गैमेट डेवलपमेंट, मेल गैमेट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है। बाकी ये एक्साइन लेयर है और उसके नीचे डेलिकेट जो लेयर है दैट इज एंटाइम, एंटाइम। बाकी ये इसमें लार्ज वैक्यूल है, वैक्यूल। तो दिस ओवरऑल वाज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है। तो अब इस स्पोरेंजियम के अंदर ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट, इन द सेंस ये पूरा फिनोमिना जो है वो कहां पे हो रहा है, इस स्पोरेंजियम के अंदर, बेसिकली उस पोलन सैक के अंदर। ठीक है। तो ये पोलन सैक के अंदर ये माइक्रोस्पोर जो होंगे या फिर पोलन ग्रेन जो होंगे ये फिल्ड होंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और पोलन सैक के अंदर। तो ध्यान रखना कि यहाँ पोलन ग्रेन जो है दे आर द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जबकि एमएमसी जो है दे आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बेसिकली। तो एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक मियोसिस, एक एमएमसी जो होगा वो 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करती है। ठीक है। और 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करने के लिए उसको क्या, एक मियोसिस का जरूरत पड़ा और एक माइटोसिस का जरूरत पड़ा बेसिकली। ठीक है। तो फर्दर इससे रिलेटेड वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस डेवलप करता है, तो वो हम फर्दर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। Structure of pollen grain. Structure of pollen grain.
पोलन ग्रेन का मैं अगर स्ट्रक्चर देता हूँ, ये 2 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन बता रहा हूँ, इरेगुलर मैनर में जो डिपोजिशन है इसको तो बोल रहे हैं हम एक्साइन। दिस लेयर आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एक्साइन। एक्साइन जो होगा it is formed by which bodies developed by tapetum या released by the tapetum, जो tapetum लेयर है उस लेयर से फॉर्म हुआ क्या है एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन जो होगा इट इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन का, जो कि मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, कि वो पोलन ग्रेन्स को सर्वाइव करवाने में रोल प्ले करेगा, कैसा भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो, चाहे वो पीएच का हो, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे वो लाइट का हो, चाहे रेडिएशन का हो। ठीक है, उन सारी कंडीशन से प्रोटेक्ट करवाने का रोल प्ले करेगा कौन, एक्साइन। एक्साइन मेड अप ऑफ, इट इज, यस लिख सकते हैं, इट इज इरेगुलर लेयर, इट इज आउटर मोस्ट स्पाइनस irregular layer made up of sporopollenin made up of sporopollenin इसका बना हुआ। और स्पोरोपोलेनिन जो है ये मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल इन नेचर के अंदर। इट प्रोटेक्ट द pollen grain from adverse condition। अब एडवर्स कंडीशन में चाहे तो टेम्परेचर हो या पीएच हो या रेडिएशन हो, उन सबसे बचाने का रोल प्ले करेगा बेसिकली। ठीक है, इस पोलन ग्रेन्स पे ऐसा रीजन जहां किसी टाइप से कोई पोलन स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं है या एक्साइन का डिपोजिशन नहीं है, इज नॉन एज द जर्म पोर, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। बेसिकली जर्म पोर। ठीक है, तो रीजन वेयर no sporopollenin deposited। जहां पे किसी टाइप से कोई स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं है। स्पोरोपोलेनिन और एक्साइन में हम इसको बोल सकते हैं एक्साइन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, जर्मपोर। अब जर्मपोर जो है इट प्लेज द रोल इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। It plays role in pollen tube formation। pollen tube formation में रोल प्ले करेगा। इन द सेंस जब इस पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब इस रीजन से ही आउट आएगा या इस रीजन से ही बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, इस टाइप से बेसिकली। ठीक है, तो वो इस जर्म को रीजन से ही रिलीज आउट होगा। इसके बाद सेकंड जो लेयर है दैट इज द इंटाइम। और इंटाइम क्या है, द लेयर प्रेजेंट बिलो द एक्साइन, लेयर
प्रेजेंट बिलो एग्जाम, ठीक है। ये थिन और डेलिकेट लेयर है, इट इज थिन एंड डेलिकेट लेयर, थिन एंड डेलिकेट लेयर मेड अप of pectocellulose और pectin एंड क्यूटिन इनका बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डेलिकेट लेयर है, इंटाइन जो है, इट प्लेज द रोल इन pollen tube formation, इट come out through germ pore, it come out through the germ pore during germination of pollen grain basically, ठीक है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि इट प्लेज द रोल इन pollen tube formation। It plays the role in pollen tube formation, ये रोल प्ले करता है किसमें, pollen tube formation, ठीक है। अब अगर एक टू सेल स्टेज pollen grains है, तो एक इसमें जनरेटिव सेल होगा जो कि स्मॉल सेल है, और दूसरा इसमें लार्ज सेल होगा जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। This is vegetative cell, तो वेजिटेटिव सेल कौन सा, इट इज द लार्ज सेल, having vacuole, having large vacuole, इसमें क्या होगा, लार्ज vacuole होगा बेसिकली, दिस इज द लार्ज vacuole, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल जो है, इट प्लेज द रोल इन pollen tube formation, it plays a role in pollen tube formation, ठीक है। pollen tube का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब कभी भी ये pollen grains न्यूट्रिशन लेगा तो इस वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, तो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब इंक्रीज होगा तो इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इंटाइन, वो इंटाइन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो जब इंटाइन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा देन इंटाइन कम आउट थ्रू द जर्म पोर, वो इंटाइन जो है जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, विच इज नोन एज द pollen tube, ठीक है। तो thus the vegetative cell plays the role in pollen grains germination और pollen tube formation। सेकेंड जो सेल है दैट इज जनरेटिव सेल, स्मॉल सेल होगा दिस जनरेटिव सेल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, ठीक है, तो स्मॉल सेल है, इट इज स्मॉल सेल plays role in male gamete development, और male nuclei development, और male nuclei development, वो
कुछ ना डाउट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ pollen grains basically. तो ध्यान रखना है टू सेल्ड स्टेज है, दिस इज द टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज। तो मैक्सिमम जो pollen grains है या जो एंथर्स है, मैक्सिमम जो pollen grains है दे रिलीजेस फ्रॉम द एंथर्स इन टू सेल्ड स्टेज। बाकी सम कुछ pollen grains ऐसे हैं जो कि 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होगा वैसे। तो वो फर्दर 2 सेल से 3 सेल्ड स्टेज कैसे बनेगा, ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे।